हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका हमारा यूट्यूब चैनल मानव क्लासेस में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले डाल चुका हूं, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला बता दिया था। आज थर्ड वाला बताऊंगा आपको, इम्परेटिव सेंटेंस। लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन कौन से मैंने बताए थे। तो पहला बताया था असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। सेम उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट तो बताएं। आई विल टेल यू कि व्हाट द इशू। आज नेक्स्ट टॉपिक, सेम वही टॉपिक में कंटिन्यू करूँगा। तो हमारा थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि स्पेलिंग क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंस, ये होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। नॉर्मली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बस इंग्लिश बताया जाता है कि ऑर्डर, आपको ऑर्डर देना है, आपको एडवाइस देना है या आपको रिक्वेस्ट करना है। सेम वो हिंदी में आता है कि हम लोग आदेश देते हैं, सलाह देते हैं या किसी से निवेदन करते हैं। तो होता सब कुछ वही है, बस आपको नॉर्मल समझना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, तो आप लोग इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में बता सकते हैं और हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में बता सकते हैं। तो जैसे वे वाक्य जिनसे आदेश, आदेश मीन्स ऑर्डर, सलाह, सलाह मीन्स एडवाइस, एंड प्रार्थना, प्रार्थना मीन्स प्रेयर, प्रे हम लोग करते हैं, एंड निवेदन, यू कैन से रिक्वेस्ट, आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो आपने देख लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब इसमें यहाँ तक आपने पढ़ा पूरा, नो डाउट। लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली लोग जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, जो 7th 8th 9th 10th क्लास में होते हैं, वो क्या कि डेफिनेशन रख लेते हैं। उनको पता नहीं होता कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है। नहीं उनको ये पता होता है कि सेंटेंस है कि टेंस है, और सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस है। तो मोस्टली उन लोगों को पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस एक अलग से दिखाई देता है, इसकी एक अलग से अपनी खुद की इंडिविजुअल पहचान है। तो मोस्टली प्रत्येक सेंटेंस की इंडिविजुअल पहचान होती है, इसकी और अलग से है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी इंडिविजुअल पहचान क्या है। परिभाषा तो सबका सेम रहता है कि इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव अकॉर्डिंग परिभाषा रहेगा, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव के हिसाब से रहेगा। लेकिन यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा तो आप लोगों ने देख ली, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा हमारा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा हमेशा हमारा किससे प्रारंभ होता है? मेन वर्ब से। जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन वर्ब एंड व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब। लोगों को अब तक ही डाउट रहता है कि मेन वर्ब होती क्या है और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, बट मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेन वर्ब होती क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। आप लोगों को पूछे तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस की मेन जो पहचान हमारी क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होते हैं, इसका ही मेन पहचान है। जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव मतलब सिंपल है तो वो किससे प्रारंभ होगा? मेन वर्ब से। सिंपल है। नॉट आता है तो ऐसा नहीं है कि आप डू नॉट मतलब आप इज नॉट आर नॉट लगा दोगे, नेवर। नॉट आता है तो नॉट और रूल्स अलग होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्स जो इम्परेटिव सेंटेंस है मेन वर्ब होती क्या है। इसमें एक टॉपिक आ गया है मेन वर्ब का, तो मैं आपको बेसिक छोटा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंट क्या है। ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेन वर्ब होती क्या है, क्या मेन वर्ब होती है, तो यू कैन से मेन वर्ब किसी भी वाक्य का, मेन वर्ब किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है। किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है जिसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। रचना मतलब स्ट्रक्चर। जब आप कोई वाक्य बनाओगे तो कैसे बनाओगे? भाई आपको बताया कि जैसे हमको वाक्य बनाएंगे, जैसे सपोज दैट मैंने कोई वाक्य बनाया
राम कम्स, मैंने वाक्य बनाया कि राम कम्स, राम आता है, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कम्स क्या हमारा मेन वर्ब हुआ ना। तो इट मीन्स आप कौन सा भी वर्ड ले लो, कौन सा भी, चाहे आप कहीं से भी लेके आओ, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आपने ही लिख दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक सेंटेंस बनाओ, अब अपने दिमाग में सोचो, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो मेन वर्ब होती है किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होती है, जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। मतलब आपने सब्जेक्ट लिख दिया, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज रीडिंग अ बुक, तो आप इज लगा रहे हो, इसके बाद क्या लगा रहे हो, रीडिंग अ बुक, इज गोइंग, ही इज गोइंग, गोइंग लगा रहे हो, मतलब मैन वर्ब आ रहा है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा मैन वर्ब से प्रारंभ होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब से। ये आप हमेशा याद रखना। और सेकंड पॉइंट डिपेंड, जो मैं बता रहा था आपको कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या अंतर है, तो जो मैन वर्ब होती है आपको बता दिया मैंने। सेम हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब उससे कहते हैं जो वाक्य बनाने में, मैंने क्या बोला पहले मुख्य क्रिया के बारे में, मैन वर्ब वो होती है जो वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उससे कहते हैं जो वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है और वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है। समझ में आया, एक बार दोबारा देखो, कोई पूछता है कि मैन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जो वाक्य बनाने में, सॉरी, मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है, मुख्य क्रिया उसे कहते हैं जिसके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब उसे कहती है जो वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है और वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है। दैट्स क्लियर। जैसे मैंने बोला ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मान लो मैंने क्या बोला, ही इज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अगर सब्जेक्ट आपने लिख दिया, यह क्या इज प्लस मैन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस ये आपका सिंगिंग क्या है, मैन वर्ब हो गया। क्या आप बिना इज के आप सिंगिंग लगा दोगे, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस इंग फॉर्म आएगा, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो उसने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है, इज के अकॉर्डिंग तो ING आया है, जो इज नहीं होता ING कहाँ से आता, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है, इट मीन्स ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपने कैसे पहचाना कि कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो वाक्य बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है और वाक्य पहचानने में हमारी सहायता करती है। समझ में आया, ओके। सेम अब परिभाषा पर चलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि प्लीज़ ओपन द बुक, किताब खोलो, गो देयर, वहाँ जाओ, प्लीज़ राइट समथिंग, कुछ लिखो, डोंट डू इट, क्या है, कोई वाक्य ऐसा होता है जिससे ऑर्डर आता है, कोई वाक्य ऐसा होता है जिससे एडवाइस आता है, कोई वाक्य ऐसा होता है जिससे रिक्वेस्ट आता है। तो मोस्टली आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ओके। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य आपसे कोई बोले कि नेगेटिव में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना है आपको, स्टार्ट में क्या लगाना है, डू नॉट। सेम क्या लगाना है, डू नॉट। डू नॉट माना जैसे हिंदी आता है मत, मत करो, इस काम को मत करो, डोंट डू इट, इस काम को मत करो, डोंट डू इट, बट डू नॉट डू इट, इस काम को मत करो। कभी कभी क्या होता है कि मैन वर्ब से पहले हम लोग नेवर भी लगाते हैं, हाँ नेवर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, कभी नहीं, इसे कभी मत करना है, नेवर डू इट, नेवर डू इट, इसे कभी मत करना, मतलब कभी मत करना, कभी नहीं किया तुम लोग क्या लगाते हैं, नेवर, ओके। अगर हमारा प्लीज आता है तो रिक्वेस्ट दिखाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके, छोटा मोटा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। अगर सेंटेंस हमारा प्लीज से आ रहा है तो इट मीन्स रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर एडवाइस दिखा रहा है मतलब सलाह दिखा रहा है,
और ऑर्डर दे रहा है मतलब आदेश कर रहा है। ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट सेम आपके लिए लेके आ जाऊँ अगला पॉइंट। कोई आपसे पूछता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब इम्परेटिव तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक अलग होता है इम्परेटिव सेंटेंस से। फिर भी कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि ये इंट्रोगेटिव है कि ऑप्टेटिव है, क्योंकि इसमें आपको आगे बताया जाएगा कि इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव है कि दोनों की पहचान क्या होती है। पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो इसमें इसमें बता रहा है कि वे वाक्य जिनसे स्व इच्छा, स्व इच्छा तो खुद की इच्छा, स्व इच्छा ईश्वरीय प्रार्थना, हम शख्स जो ईश्वरीय प्रार्थना करता है या ईश्वर से वंदना करता है प्रभु वो लंबी उम्र जिए, हम लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब ईश्वरीय प्रार्थना है। और अभिशाप, अभिशाप आप जानते होंगे जो बददुआ देता है, सेम वही है। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो हमारा वो क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी लैंग्वेज में, शुद्ध लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, अगर स्व इच्छा मतलब, स्व इच्छा मतलब खुद की इच्छा होती है। ईश्वरीय प्रार्थना मतलब हम लोग गॉड से प्रार्थना करते हैं कि आप लंबी उम्र जियो, आप अच्छे से रहो, ये हमारा क्या हो गया, ईश्वरीय प्रार्थना हो गया। अभिशाप मतलब लोग मोस्टली बददुआ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हो रहे दूसरों जलते हैं, मन ही मन में बददुआ देते रहते हैं, इट में सब क्या हो गया, अभिशाप मतलब कर्स हो गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अब जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब जब उसने बोल दिया हिंदी में समझ में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में डाउट रहता है कि नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जब आप लोगों को सब एक्स्ट्रा करने को बोला जाएगा या इसका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इनका जब आपसे बोला जाएगा इसका नरेशन बनाओ, तब आपको प्रॉब्लम होती है। बट पहचान के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, मे से। मैं वो जैसे जैसे मैंने फर्स्ट बोला कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, आप लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट बोला मे गॉड ब्लेस यू, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद हो। समझ में आ रहा है। मे गॉड कर्स, आपका विनाश हो जाए। मे यू कर्स, आपका विनाश हो जाए, सॉरी मे यू कर्स, आपका विनाश हो जाए। इट मीन्स क्या है, कहीं प्रार्थना आ रहा है, कहीं अभिशाप आ रहा है, कहीं स्वेच्छा आ रहा है। अब बच्चों को डाउट ये रहता है कि इसमें वाक्य में से प्रारंभ होता है, ये हमारी मेन बात है। वाक्य में से प्रारंभ होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये हमारी क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है, कोई लास्ट में क्या कि क्वेश्चन मार्क है पृष्ठ वो देखते नहीं है और इंट्रोगेटिव बना देते हैं। ये तब इशू आता है जब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब प्रॉब्लम आता है कि इसे करेंगे कैसे। इसलिए मैं आपको बेसिक पॉइंट जो चल रहा है उसका क्लियर कर देता हूँ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्लीज़ लास्ट में जाके एक बार ये देखिए कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है इट मीन्स इंट्रोगेटिव है। अगर लास्ट हमारा ये फुल स्टॉप जो लगा हुआ है अगर ऐसे आ रहा है तो आप समझ जाइए वाक्य में से प्रारंभ हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, इट मीन्स वाक्य आपका कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो में से प्रारंभ नहीं होते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा हम लोग विश करते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, हम लोग ऐसे विश करते हैं, बाय बाय टाटा। ये सब क्या है, ये भी हमारे किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ये तो बेसिक जो है मैंने आपको बताया है। लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मे लिव लॉन्ग, जब इनका आप नरेशन बनाओगे, नरेशन मीन्स जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब आपको क्लियर करूँगा। लेकिन इतना बेसिक जो है मैंने आपको बता दिया है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। आपका लास्ट वन जो होता है नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसकी खुद अपनी इंडिविजुअल पहचान होती है। जैसे इंट्रोगेटिव होती है बता दिया, ऑप्टेटिव पहचान क्या होती है वो भी बता दिया, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है वो भी बता दिया, और पहला था हमारा असर्टिव, उसकी पहचान क्या होती है वो भी बता दिया। सेम इसकी भी अपने आप ही खुद की एक पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जो आपको पता होना चाहिए। अब डेफिनेशन हम लोग जो डेफिनेशन से बात कर रहा है
कि वे वाक्य जिनसे किसी भी प्रकार का दुख, सुख, अनायास, प्रशंसा एवं आश्चर्य की गहरी अनुभूति होती है। आप समझिए, परिभाषा से आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब अगर आपसे अचानक कोई आपको खुशी मिल जाए, जिससे हम लोग बोलते हैं, मोस्टली हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, हम उससे बोलते हैं अरे हम मैच जीत गए, अरे हम मैच जीत गए। तो क्या है, अचानक खुशी हुई ना। तो ऐसा जो वाक्य होता है वो हमेशा कौन सा होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब दुख हो गया, अरे यार दादाजी खत्म हो गए, अरे यार शी इज एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो। जो अचानक से कोई दुख होता है तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में आता है। दुख भी एक्सक्लेमेटरी में आता है, सुख भी एक्सक्लेमेटरी में आता है, शाबाश भी एक्सक्लेमेटरी में आता है। जैसे हमने कोई काम किया अच्छा सा, जब हमारा कोई सीनियर होता है, मतलब जब हमारे बड़े भाई लोग होते हैं तो वो शाबाशी देते हैं। तो शाबाशी देते हैं वो किस में आया, बोलता ना ब्रेवो, ब्रेवो वेल डन, आपने सही किया। तो शाबाशी वर्ड किस में आता है, वो भी एक्सक्लेमेटरी में आता है। तो इसलिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो अल्लाह, हुर्रा, ब्रेवो इनसे प्रारंभ होते हैं, बट इनका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो इनसे प्रारंभ होते हैं। जैसे अल्लाह, अल्लाह किसका प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है। हुर्रा किसका प्रतीक होता है, सुख का प्रतीक होता है। ब्रेवो किसका प्रतीक होता है, शाबाश, शाबाश प्रतीक होता है। सेम ऐसे आगे और भी इसमें वर्ड हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसका किसका कौन सा प्रतीक होता है, ताकि आप लोग कर सको। तो अब आगे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, इसमें भी कुछ वाक्य हैं जो आप लोगों को थोड़ा तकलीफ देते हैं कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो व्हाट या व्हाट ए, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जो व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होते हैं। अब कैसे प्रारंभ होते हैं ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और आइडिया नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा आइडिया लेके आइए। कि जैसे मैंने बोला कि आपकी एज क्या है, हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। मैंने बोला आपकी एज क्या है, हाउ ओल्ड यू आर। तो हाउ प्लस ऊपर मैंने एडजेक्टिव लगा दिया, हाउ ओल्ड। तो हाउ ओल्ड यू आर बोला, ये मैंने, ये हाउ ओल्ड यू आर, आप कितने साल के हो। हालांकि देखने में तो लग रहा है कि इंट्रोगेटिव निकलेंगे, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो वर्ड आएगा, लेकिन एडजेक्टिव कभी नहीं आता है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, व्हाट ए या हाउ आता है, तो हमेशा क्या आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। हाउ ओल्ड यू आर, व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज, आज का कितना अच्छा मौसम है, हम ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट अ प्लीजेंट डे, व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और तीसरी पहचान, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमेशा हमारा उल्टी आई, उल्टी आई का जानते हो, ऐसे उल्टी आई के लास्ट में उल्टी आई से प्रारंभ होता है। जैसे उसमें लिखा है अल्लाह, उल्टी आई लिखा है, हुर्रा उल्टी आई लिखा है, ये सब फुल स्टॉप नहीं आता है। अल्लाह हुआ, ब्रेव, ये सारे बड़े होते हैं, इनके बाद हमेशा क्या होता है, उल्टी आई आता है। तो एक हमारी ये मेन पहचान है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान क्या है, तो वो आप लोग बता सको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचान क्या होती है। लेकिन वाक्य, जब वाक्य ये आ रहा है हमारा व्हाट ए हाउ से प्रारंभ होता है, तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि व्हाट ए हाउ आएगा, तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है। तो हमारा ये कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस बता दिया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कैसे करते हैं, सेंटेंस की पहचान क्या है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। बस इस वीडियो का मैं यहीं पर थोड़ा एंड करूँगा। पर इससे पहले मैंने आपको एक बार रिवाइज कराऊँगा कि मैंने इससे पहले 3 या 4 वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है और थर्ड स्टेप क्या होता है, स्टार्टिंग से पढ़ाया है मैंने। और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपकी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को दे सकूँ।